हर बड़े साम्राज्य की कहानी में एक अजीब सी बात होती है। वो लड़ाई से शुरू होती है, दौलत से ऊंचाइयों तक पहुंचती है और फिर अंदर से ही बिखर जाती है। तो आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी को समझेंगे जिसमें शान और शौकत भी थी, कला भी थी और अंदरूनी कलह भी। ये कहानी है मुगल साम्राज्य के बनने और बिखरने की। तो सवाल यही है, आखिर कैसे कोई साम्राज्य युद्ध की आग में तपकर फौलाद बनता है, सोने चांदी से उसे संवारा जाता है और फिर वही साम्राज्य रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। चलिए इस उतार चढ़ाव की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? मुगल साम्राज्य की शुरुआत कोई शान सूबे में नहीं, बल्कि तलवारों के शोर और अनिश्चितता के बीच हुई थी। इसकी नींव पहले 2 शासकों ने रखी, और सच कहें तो ये नींव काफी कच्ची थी। और इस कहानी का पहला पन्ना लिखा बाबर ने। वो मध्य एशिया से आया एक तैमूरी राजकुमार था। उसने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था। बेहतरीन रणनीति और पहली बार तोपखाने का इस्तेमाल। 1526 में पानीपत की लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। इसके ठीक बाद खानवा और घाघरा में राजपूतों और अफगानों पर जीत ने इस नई ताकत पर समझिए एक पक्की मोहर लगा दी। लेकिन जो साम्राज्य इतनी लड़ाइयों से बना था वो बहुत नाजुक था। बाबर के बेटे हुमायूं के हाथों से ये फिसल गया। 1540 में शेरशाह सूरी ने उसे हराकर सिंहासन से उतार दिया और उसे कई साल फारस में गुजारने पड़े। 15 साल एक लंबा वक्त होता है। खैर, फारसी मदद से वो अपना खोया हुआ ताज वापस तो ले आया, लेकिन इस एक घटना ने दिखा दिया कि साम्राज्य की जड़ें अभी कितनी कच्ची थीं। एक अस्थिर शुरुआत के बाद अब कहानी में एंट्री होती है उस शासक की जिसने इस बिखरी हुई जीत को एक मजबूत और विशाल साम्राज्य में बदल दिया। अब दौर था अकबर का। अकबर का असली कमाल उसकी प्रशासनिक समझ में था। उसने एक ऐसी सरकारी मशीनरी तैयार की जो सदियों तक चलने वाली थी। सोचिए, उसने एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई, मनसबदारी सिस्टम से सेना और सरकारी अफसरों को एक ही सिस्टम में ले आया और राजा टोडरमल के साथ मिलकर टैक्स कलेक्शन को इतना सिस्टमैटिक बना दिया कि शाही खजाना हमेशा भरा रहे। यही वो सुधार थे जो मुगल ताकत की असली रीढ़ बने। लेकिन अकबर की असली ब्रिलियंस सिर्फ प्रशासन में नहीं, लोगों को जोड़ने में थी। वो ये समझ गया था कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं, विश्वास के दम पर चलता है। इसीलिए उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म किया, राजपूतों से शादी के रिश्ते बनाए और अलग अलग धर्मों के लोगों को बातचीत के लिए एक मंच दिया। ये उसकी दूर की सोच ही थी जिसने इतने अलग अलग लोगों को एक झंडे के नीचे लाने में मदद की। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी ना, उस पर अब वैभव की एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी हुई कि दुनिया देखती रह गई। साम्राज्य अपने सांस्कृतिक और कलात्मक शिखर पर पहुंच चुका था, खासकर जहांगीर और शाहजहां के दौर में। जहांगीर एक ऐसा बादशाह था जिसे कला से, पेंटिंग से और खूबसूरत बागों से इश्क था। उसके दौर को मुगल चित्रकला का सुनहरा युग कहा जाता है। लेकिन इसी कला और संस्कृति के बीच उसने एक छोटा सा फैसला लिया जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक छोटी सी फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। उस वक्त ये एक मामूली बात लगी होगी, पर यही वो बीज था जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को निगलने वाला था। और फिर आया वो शहंशाह जिसने मुगल वैभव को पत्थर में तराशकर हमेशा के लिए अमर कर दिया, शाहजहां। ये दौर बताता है कि साम्राज्य के पास कितनी बेहिसाब दौलत और ताकत थी। मोहब्बत की निशानी ताजमहल, दिल्ली का वो आलीशान लाल किला और विशाल जामा मस्जिद, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये पूरी दुनिया के सामने मुगल शान और शौकत का एक खुला ऐलान थी। लेकिन इस बेमिसाल खूबसूरती की एक बहुत भारी कीमत थी। इन बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने और लगातार चल रहे युद्धों ने शाही खजाने पर जबरदस्त दबाव डालना शुरू कर दिया था, और यहीं से उन दरारों की आहट सुनाई देने लगी थी जो आगे चलकर बहुत गहरी होने वाली थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से सब कुछ बदलने वाला था। ये दौर था औरंगजेब का, जहां साम्राज्य के विस्तार ने ही आयरॉनिकली उसके पतन के बीज बो दिए। यहां आकर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अकबर और औरंगजेब की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां अकबर ने सहिष्णुता और बातचीत से साम्राज्य को जोड़ा था, वहीं औरंगजेब ने इस्लामी कट्टरता को चुना। उसने जजिया टैक्स फिर से लगा दिया और सैन्य ताकत के दम पर ही सब कुछ चलाना चाहा। ये एक ऐसा बदलाव था जिसने उस नींव को ही हिला दिया जिसे अकबर ने इतनी मेहनत से बनाया था। औरंगजेब के राज में साम्राज्य अपनी सीमाओं के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा, मतलब लगभग पूरे भारत को छू लिया। लेकिन ये एक ऐसा विस्तार था जिसकी कीमत बहुत भारी थी। उसकी कट्टर नीतियां
और दक्कन में मराठों के खिलाफ कभी ना खत्म होने वाले युद्ध, इन सब ने साम्राज्य के खजाने और ताकत दोनों को निचोड़ कर रख दिया। बाहर से साम्राज्य जितना बड़ा दिख रहा था, अंदर से वो उतना ही खोखला होता जा रहा था। तो शिखर से पतन तक का ये पूरा सफर हमें आखिर कहाँ लाता है? चलिए इस राजवंश की पूरी विरासत पर एक आखिरी नजर डालते हैं। अगर हम इन 6 बड़े मुगल शासकों को एक साथ देखें तो एक पूरी कहानी नजर आती है। बाबर एक विजेता संस्थापक, हुमायूं जिसने दिखाया कि सब कुछ खो भी सकता है और वापस भी मिल सकता है, अकबर जिसने साम्राज्य को असली मजबूती दी, जहांगीर और शाहजहां जिन्होंने इसे वैभव की बुलंदियों तक पहुंचाया पर उसकी कीमत भी चुकाई, और आखिर में औरंगजेब जिसने साम्राज्य को सबसे बड़ा तो बनाया लेकिन उसी विस्तार में उसके पतन के बीज भी छिपा दिए। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या हर साम्राज्य के पतन की कहानी उसकी सफलता की कहानी में ही लिखी होती है? मुगलों की ये विरासत हमें शायद यही सिखाती है कि कैसे महानता और कमजोरी अक्सर एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं।